10 साल के सत्ता में बैठे विधायक अपने काम की बुनियाद पे आज भी वोट नहीं मांग पा रहे, आज भी बीजेपी का डर दिखा के वोट मांग रहे हैं। उधर मोदी जी कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, इधर हमारे अल्लाह कह रहे हैं मुसलमान खतरे में है। असल खतरे में तो ये दोनों है, इनकी गति छिलने वाली है। वो अचल लगातार 10 साल से केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में 99% पानी पहुंचा दिया। या तो ये बहुत बड़े झूठे हैं, या उन्होंने ओखला को उस 1% में रखा है जहां उन्होंने पानी की एक बूंद नहीं दी है 10 सालों में। वो कहते हैं, आ रही हूं मैं उस पर भी, वो कहते हैं हमने फ्री में पानी दिया। हाँ, आपने सीवर का पानी फ्री में दिया सबके घरों के अंदर पिछले 10 सालों में। सीवर का सिस्टम पूरा परम है इलाके में। आज से 12 साल पहले शीला दीक्षित जी 450 करोड़ का टेंडर करके गई थी गफ्फार मंजिल में इनॉग्रेशन करके, उसका 450 करोड़ ओखला को देकर गई थी सीवर के लिए, सीवर की लाइनों के लिए। आज तक की ओखला के इतिहास में इतना बड़ा टेंडर कभी नहीं दिया गया किसी भी सरकार के द्वारा, जो शीला दीक्षित जी 450 करोड़ छोड़ के गई थी। उस पैसे का क्या हुआ? करम भरम कर दिया उस टेंडर को। आपके सामने जो आज भी सीवर की लाइनें डल रही हैं, ये उसी टेंडर का काम है जो 12 साल पहले शीला जी देकर गई थी। आज भी वो काम मुकम्मल तो छोड़िए, 10-20% भी शायद वो काम नहीं हुआ है इलाके में। पूरा हाल खराब है। जहाँ पे 12 इंची के सीवर के पाइप डलने चाहिए, वहाँ ठेकेदार 6-6 इंची के पाइप डाल रहा है, अपनी जेबों में कमीशन भर रहा है आधा। जहाँ जीटियां बननी है वहाँ 8-8 हजार की डिमांड करी जाती है दुकानदारों से और यहाँ के आवाम से कि जो 5,000, 6,000, 8,000 देगा उसकी जीटी बनेगी, वरना जीटी नहीं बनेगी। करप्शन का ये आलम है यहाँ पर कि बिजली के मीटर के लिए आवाम इस खबर जूझ रही है। BSES डिपार्टमेंट जो विधायक जी के अंदर आता है, वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए रिश्वत लेकर मीटर लगा रहे हैं। आज भी लोग परेशान है कि उनके घरों में मीटर नहीं लग पा रहे। अभी आप उनकी टेबल पे ले जाके 1 लाख की गड्डी रखो तो बिना किसी परेशानी के मीटर लग जाएगा। वरना BSES वाले कहते हैं कि MCD की NOC लेकर आओ। मानते नहीं मानते MCD की NOC? आंखों में धूल जोड़ने का काम करते हैं। अनऑथराइज्ड एरिया में MCD NOC सही नहीं सकती। लेकिन विधायक जी की जितनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जितनी बिल्डिंगें विधायक साहब या उनके रिश्तेदारों ने, उनके भाइयों ने, उनके चचेरे भाई, उनके सालों ने, उनके सब रिश्तेदारों ने जितनी बिल्डिंगें बनाई है, सब भी बिना MCD की NOC के फ्री में मीटर लग गए हैं। लेकिन जूझना कौन है? आप लोग जूझते हैं, आवाम जूझती है। अपने घर में लीगल तरीके से बिजली चलाने के लिए जूझ रही है। लीगल तरीके से मीटर अप्लाई करती है तो वो मीटर के लिए मना करते हैं। फिर वो आपके घर में आके छापा मारते हैं कि ये 2 नंबर की बिजली चला रहे हैं, इसमें चालान लगाओ। 4-4, 5-5 लाख के चालान लगाए जाते हैं। फिर विधायक साहब अपने ऑफिस में चालान को सेटल कराने का कैंप लगाते हैं और कहते हैं कि 5 लाख का चालान 1 लाख में सेटल कर लो। उसमें से 50,000 रुपए विधायक जी की जेब में जाते हैं, 50,000 BSES की जेब में जाते हैं। ये घोटाला बचा रखा है इन्होंने इलाके के अंदर। आवाम के पैसों को पूरी तरीके से मिसयूज कर रहे हैं। जहां आपको याद होगा मेरे वालिद साहब जब काउंसलर थे या जब MLA थे, 2 बार पार्षद रहे, 2 बार विधायक रहे। जब विधायक थे कभी मीटर के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ती थी, जो चाहता था अपना मीटर लगवा लिया करता था फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन इन 10 सालों में घोटालों का एक नया लेवल सेट कर दिया है विधायक साहब ने। यहाँ पर सड़कें खस्ता हाल में, जैसे कि नाजिया जी ने बताया अभी कि पहाड़ों वाली सड़कें हो रही है। उसकी भी वजह मैं आपको बता दूं, जब मेरे वालिद साहब विधायक थे तो जब कहीं भी सड़क बनती थी 8-8, 9-9 इंची का माल डलता था। आज ठेकेदार 3 इंची का माल डाल के भाग जाता है, सड़कें उंगलियों से उखड़ रही हैं। महीना भर भी सड़क नहीं चल रही, उसमें गड्ढे हो जा रहे हैं, पानी हो जाता है। जब ये आलम है यहाँ डेवलपमेंट और विकास के नाम पर 10 साल में से पौने 10 साल तो विधायक साहब गायब रहे। ये कहते रहे कि बीजेपी मुझे जेल में डाल रही है, ईडी मुझे परेशान कर रहा है, मुझे जेल में डाला जा रहा है। तो विधायक जी
घोटाले करोगे तो जेल पे जाओगे ही ना। जब आप घोटालों पे घोटाले करोगे, आपने कोई कसम नहीं छोड़ी घोटाले करने में। आप पे पैसों के गबन का आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। आपने वक्फ बोर्ड में घोटाले करे चेयरमैन होते हुए, आपने वक्फ के पैसों का घोटाला करा, आपने वक्फ में जो हकदार थे उनकी भर्तियां रुकवा के अपने चेले चपाटों की भर्तियां करवा दी। आपने वक्फ बोर्ड की 123 प्रॉपर्टियां अपनी जमानत कराने के लिए बीजेपी को बेच दी। 123 प्रॉपर्टियां आपने इस कौम के साथ गद्दारी करी है। आज आप कहते हैं मंच में खड़े होकर कि मैंने कौम की रहनुमाई करी, मैंने कौम के लिए कुर्बानी दी। नहीं, आपने अपनी जाती मफाद के लिए इस कौम को कुर्बान करा, आपने इस कौम की कुर्बानी दी। आपने इस वक्त कोर्ट में जो गबन करा, कौम के पैसे का गबन करा, कौम की प्रॉपर्टियों का गबन करा। अफसोस की बात है। और फिर कहते हैं कि बीजेपी मुझे काम नहीं करने देती, एलजी मुझे काम नहीं करने देता। चचा, विधायक चचा, अमानत चचा, आप आराम से घर बैठो, आपकी भतीजी बचा लेगी आपको बीजेपी से। अगर आपके पास की नहीं है बीजेपी से लड़ना तो हम ना मजलूम है ना बेचारे हैं, ना हम अपनी आवाम को कोई मायूसी में देख सकते हैं। मैं एक ऐसे इंसान की बेटी हूँ जिसने हमेशा मजबूती के साथ आपकी लड़ाई लड़ी, मजबूती के साथ आवाम की आवाज उठाई, सड़कों पे भी आपकी लड़ाई लड़ी, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी प्रेशर बनाया, पुलिस की लगाम हमेशा कसी। एक वक्त था जब पुलिस वाले थाने से बाहर झाँक कर देखते थे कि आसिम मोहम्मद खान तो नहीं खड़े हुए, कहीं निकल जाए थाने से बाहर। और एक ऐसा वक्त है जब पुलिस वाले विधायक जी को धक्का देके ले जाते हैं। मैं आपकी आवाज भी उसी बुलंदी के साथ उठाऊंगी, मैं आपके हुकूकों की लड़ाई भी उसी बुलंदी के साथ लड़ूंगी जैसे मेरे वालिद साहब ने आपकी लड़ाई लड़ी। और मुझे यकीन है कि आपकी मोहब्बतों का कोई मैच नहीं है। 2002 में जब मैं 7 साल की थी, आपको याद होगा मेरे वालिद साहब जेल में थे, काउंसलर का इलेक्शन हुआ था। तब एक प्रथा होती थी, एक रिवाज होता था कि जो नेता है उसको लड्डुओं में तोला जाता था, सिक्कों में या फूलों में तोला जाता था। तब गुजरात में दंगे हुए थे और यहाँ की आवाम ने अपने खून से मुझे तोला था। यहाँ ब्लड डोनेशन ड्राइव लगाई गई थी, अपना खून लोगों ने दिया था। मेरा कुछ 24 किलो वजन था उस वक्त, 30 किलो तक खून पहुंच गया था। और फिर वो ब्लड जो है वो गुजरात भेजा गया था, वहां के राइट ब्रिगेड से। इस मोहब्बत का कोई मैच ही नहीं है, कोई मेल ही नहीं है। जो ओखला की आवाम ने जो मोहब्बत हमेशा मुझे और मेरे वालिद साहब को जिस मोहब्बत से नवाजा, मैं आज भी आपके बीच उसी मोहब्बत के लिए आई हूँ, उसकी सपोर्ट के लिए आई हूँ जो हमेशा से आपने मेरे वालिद साहब को दिया। मेरे वालिद ने अपनी पूरी जिंदगी ओखला कोट की आवाम को दे दी, अपनी पूरी जिंदगी अपने खून पसीने से ओखला को सींचा। अनगिनत बार जेल गए, कौम की रहनुमाई करने के लिए जेल गए। कभी ये परवाह नहीं करी कि मेरी एक बेटी भी है, मेरी बीवी भी है, उनका क्या होगा। हमेशा ये सोचा कि मेरी कौम मुझे उम्मीद से यहाँ लाई है, मुझे उम्मीद से अपने रहनुमा बनाए हैं, मुझे उनकी आवाज उठानी है, मुझे उनके लिए हक की लड़ाई लड़नी है।